गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। तो बॉटनी के दूसरे क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट सेल के बारे में, सेल ऑर्गन्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है: जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका, एनिमल सेल। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। उनकी कोशिका भित्ति में, उनकी संरचना में अंतर पाया जाता है, कोशिकांग या सेल ऑर्गन्स में अंतर पाया जाता है। तो हम लोग दूसरे अध्याय में, दूसरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं प्लांट सेल या पादप कोशिका के बारे में। प्लांट सेल, सेल, पादप कोशिका, पादप कोशिका। हम पादप कोशिका की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिका को देखा था। उन्होंने कॉर्क में पादप कोशिका की संरचना सर्वप्रथम देखी थी। जो हेक्सागोनल या षटकोणीय आकार का था। इस प्रकार की संरचना उन्हें दिखाई पड़ी थी माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने कॉर्क सेल को सबसे पहले देखा था। रॉबर्ट हुक, और इसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में दी थी। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, इस पुस्तक में उन्होंने पादप कोशिका से संबंधित संरचना के बारे में विवरण दिया था। ये आपका है कॉर्क कोशिका, कॉर्क सेल, जो क्वेर्कस सुगर नामक पादप से प्राप्त होता है। षटकोणीय है, हेक्सागोनल संरचना उनको दिखी थी और इसका विवरण उन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में दिया था। हम लोग पादप कोशिका के बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका के बाह्य संरचना के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति के कितने आवरण होते हैं पादप कोशिका में, और जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं उसके बारे में, उन कोशिकांगों के कार्य के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, न्यूक्लियस के कार्य के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संरचना के बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह विस्तृत चर्चा का विषय है। तो मैंने आपको बताया था कि as already I had discussed to you that basically there are 3 types of cells: bacterial cell, plant cell and animal cell. If you compare the basic structure of the plant cell, bacterial cell and animal cell, we come to know that bacterial cell and the plant cell has cell wall, but animal cell doesn't have cell wall. It has only plasma membrane and the cell membrane. So the plant cell was for the first of all discovered by Robert Hooke. He visualized and observed some hexagonal structures with the help of a microscope that is called light microscope. You must remember it.
that this is a structure which was visualized by a light microscope. Light microscope. There are different types of microscopes. तो लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने स्ट्रक्चर्स को देखा था, उसका नाम उन्होंने रखा था, सेल रखा था। तो जो नामकरण नोमेनक्लेचर सेल का किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, नेम द सेल, नेम द सेल, सेल का उन्होंने नामकरण किया था। तो पादप कोशिका की संरचना में कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करना है, कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन करना है, कोशिकाओं की क्रिया और उसके फंक्शंस के बारे में हमें अध्ययन करना है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके जो मुख्य फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम कितने भागों में पादप कोशिका की संरचना को विभाजित कर सकते हैं? तो हम देखें तो कोशिका, पादप कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो बाहरी आवरण जो होता है उसके बारे में अध्ययन करना, और बाहरी आवरण 2 प्रकार का होता है, जीवित आवरण, दूसरा मृत आवरण। जीवित आवरण प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, और जो मृत आवरण है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसके बाद आपका जो साइटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में अध्ययन किया जाता है, और सेल ऑर्गेनेल जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक आपका टर्म है प्रोटोप्लास्ट, 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 प्रोटोप्लास्ट। से प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को अगर बाहर कर दे तो जितनी प्रकार की संरचनाएं बनती हैं वह प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, प्लस न्यूक्लियस। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तीनों मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। अब हम प्लांट सेल की संरचना को कितने भागों में बांटते हैं? पहला हो गया सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। अनेक वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग नामकरण किए हैं। इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें आप, या इसे प्लाज्मा लेमा कहें, या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहें, या इसको सेल मेम्ब्रेन कहें। इसके बाद आपका आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है अर्ध तरल तथा अपारदर्शी पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो आपका सेमी फ्लूइड अर्ध तरल पदार्थ, सेमी फ्लूइड, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट पदार्थ होता है। इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके बाद न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस। इन 4 भागों में मुख्य रूप से हम पादप कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। पहला हो गया आपका सेल वॉल, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मुख्य जीवित संरचनाएं पाई जाती है जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। दूसरे प्रकार के जो संग्रहित पदार्थ होते हैं, जो ऐसे रिजर्व सब्सटेंस रहते हैं, उन्हें कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ आते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो आते हैं, इन्हें कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। और सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो आपको याद रखना है सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स, लिविंग स्ट्रक्चर्स, लिविंग स्ट्रक्चर्स। और इन लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेम्ब्रेन के आधार पर, सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है या डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है या मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उसके आधार पर 3 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, तीसरा नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस। कोई भी झिल्ली, कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके कितने भाग में हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में, जिसे कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। और सेल वॉल की खोज भी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सेल वॉल जो होता है इसे मृत संरचना मानी जाती है। और जो सेल वॉल जो होता है अनेक आवरण का बना होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और कुछ पादपों की कोशिकाओं में टर्सरी सेल वॉल भी आपका पाया जाता है। इनका केमिकल कंपोजिशन जो है, जो रासायनिक संगठन है, जिन पदार्थों के बने होते हैं वह अलग अलग होते हैं। और जो प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है या टर्सरी सेल वॉल है, उनकी रासायनिक संरचना में कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, तो सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेल वॉल क्या होता है, डेड स्ट्रक्चर्स होता है, इसे डेड स्ट्रक्चर्स माना जाता है। सेल वॉल जो होता है इसके 3 भाग हो सकते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरा टर्सरी सेल वॉल, जो केवल कुछ पादप की कोशिकाओं में, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। टर्सरी सेल वॉल, सेल वॉल। सो 3 भाग हो गए सेल वॉल के, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि सेल वॉल मुख्य रूप से किन पदार्थों का बना होता है। तो सेल वॉल जो है मुख्यतः सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। सेल्यूलोज जो ग्लूकोज का पॉलीमर है,
हेमिसेलुलोज जो ग्लूकोज तथा जाइलोज का पॉलीमर है, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। इसके अलावा पेक्टिन भी आपका पाया जाता है। सो पेक्टिन जो है गैलेक्टोरोनिक एसिड का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है सेल वॉल का, केमिकल कंपोजिशन इसमें कौन से रसायन उपस्थित होते हैं? तो पहला सेल्यूलोज जो एक अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है, अनब्रांच्ड पॉलीमर जब बहुत सारे सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, बहुत अधिक संख्या में जुड़ते हैं, तो एक पॉलीमर या बहुलक का निर्माण करते हैं। तो एक पॉलीमर सेल्यूलोज जो है अनब्रांच्ड पॉलीमर है और लगभग 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज तो एक मोनोसेकेराइड है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसिडिक आपका जो बॉन्ड हो गया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच, इसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरे प्रकार का जो पदार्थ होता है, जो केमिकल होता है सेल वॉल में, वह होता है हेमिसेल्यूलोज। यह भी पॉलीमर होता है, लेकिन यह सेलुलोज के ऑपोजिट ये ब्रांच पॉलीमर होता है। ब्रांच्ड पॉलीमर होता है और ये दो प्रकार के पदार्थों ग्लूकोज तथा जाइलुलोज से मिलकर बना होता है। तीसरे प्रकार का जो पदार्थ होता है वह होता है पेक्टिन। यह भी एक पॉलीमर है, गैलेक्टोरोनिक एसिड पॉलीमर, गैलेक्टोरोनिक एसिड। इसके अलावा जो चौथा पदार्थ है वह होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट। तो अभी हमने पढ़ा सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, किस प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। तो आपने देखा सेलुलोज पाया जाता है, हेमिसेलुलोज पाया जाता है जो ग्लूकोज तथा जाइलोज से मिलकर बना होता है, पेक्टिन जो गैलेक्टोरोनिक एसिड का पॉलीमर होता है, और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट पाए जाते हैं। अगर हम पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की संरचना को देखें तो सबसे बाहरी जो होता है कोशिका भित्ति का आवरण वह कहलाता है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला का नेक्स्ट जो होता है कवरिंग होता है वह कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद जो नेक्स्ट आवरण होता है कवरिंग होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। ये सारी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यह केवल ट्रेकिस्ट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिस्ट जो कोशिकाएं होती हैं उसकी सेल वॉल में आपका टर्सरी सेल वॉल आपका पाया जाता है। तो सबसे बाहरी आवरण कौन सा हो गया? मिडिल लेमेला, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके बाद कुछ पादप कोशिकाओं में टर्सरी सेल वॉल पाया जाता है। तो आइए हम स्टडी करते हैं
पहला आपका मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला, लेमेला। सो आपको याद होना चाहिए, मोस्ट रिमेंबर, मिडिल लेमेला सबसे बाहरी आवरण होता है जिसके कांटेक्ट में दूसरे प्लांट सेल रहते हैं। सो एक पादप कोशिका दूसरे पादप कोशिका से किसके द्वारा संपर्क में रहती है, किसके द्वारा कांटेक्ट में रहती है, मिडिल लेमेला। सो यह सेल वॉल का सबसे बाहरी जो लेयर होता है मिडिल लेमेला। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेल वॉल। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, सेल वॉल। मिडिल लेमेला जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल लेमेला जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। एक एंजाइम होता है पेक्टिनेज एंजाइम। तो पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से मिडिल लेमेला को ब्रेक किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। तो पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा, पेक्टिनेज एंजाइम, सो मिडिल लेमेला को हम ब्रेक कर सकते हैं किसकी सहायता से, पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से। पेक्टिनेज, पेक्टिनेज, पेक्टिनेज। कोई भी फल जब पकता है तो सॉफ्ट हो जाता है। तो पकने के बाद जो है फ्रूट्स जो है सॉफ्ट इसलिए हो जाते हैं कि आपका जो मिडिल लेमेला जो है वह डिसॉल्व हो जाता है, वह ब्रेक हो जाता है, वह टूट जाता है। सो मिडिल लेमेला के टूटने से क्या होते हैं, जो फल जब पकने लगते हैं तो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर हम ब्रेक करना चाहें मिडिल लेमेला को, सो पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। सो मिडिल लेमेला के संपर्क में एक पादप कोशिका दूसरी पादप कोशिका के संपर्क में रहती है। एक पादप कोशिका है, दूसरी पादप कोशिका है, एक दूसरे से किसके संपर्क में रहती है, मिडिल लेमेला जो सेल वॉल का सबसे बाहरी लेयर होता है। उसके बाद आपका प्राइमरी सेल वॉल, फिर होता है सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर होता है टर्सरी सेल वॉल। अब हम बात करते हैं एक प्रकार की संरचना के बारे में जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो जो सेल वॉल जो है, प्लांट सेल वॉल, उसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो है सेल के अंदर जो भी मटेरियल से जो भी पदार्थ है उनका अंदर और बाहर क्या होता है, प्रवाह होता है, अंदर और बाहर उनका फ्लो होता है। तो जो सूक्ष्म जो पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, 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 प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, पोर्स होते हैं। और इनका फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स। सो कोशिका के अंदर से पदार्थों का कोशिका से बाहर जाना और कोशिका के बाहर से पदार्थों का कोशिका के अंदर प्रवेश करना, इंटर करना, ये मुख्य काम होता है प्लाज्मोडेस्माटा का। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, हेमीसेलुलोज का बना होता है। तो कुछ कोशिकाएं जैसे होती हैं आपका, जैसे पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं आपकी, मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो होती हैं, जो हमेशा विभाजित करते रहती हैं, उनमें हमेशा सेल डिवीजन होते रहता है।
तो उनमें केवल प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल अनुपस्थित होता है। तो मैंने दो कोशिकाओं के बारे में आपको बताया, एक मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक सेल, दूसरा पेरेन्काइमेटस सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल इंडिविजुअल स्टेज में रहते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, जिससे कोशिका की संख्या में सेल के नंबर में वृद्धि होती है। सो डिवाइडिंग सेल्स कहलाते हैं। और जो रूट के जो टिप पर हो गए, एपेक्स पोर्शन पर हो गए, सबसे ऊपरी भाग में हो गए, वैसे ही स्टेम के सबसे ऊपरी भाग में एपेक्स पर, उसके टॉप पर क्या होता है, आपका मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, जो हमेशा क्या होते रहता है, डिवाइड करते रहता है। इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या कहा जाता है, डिवाइडिंग सेल्स कहा जाता है, डिवाइडिंग सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल तथा पेरेन्काइमेटस सेल, ये क्या होता है पेरेन्काइमेटस सेल? आपने पढ़ा होगा कि प्लांट में दो प्रकार के मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसे जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है, जो प्लांट में स्टोर्ड फूड मटेरियल है, जो संग्रहित खाद्य पदार्थ है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है। सो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हुआ, जाइलम के द्वारा। और जो फूड मटेरियल जो रिजर्व है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा हुआ, फ्लोएम के द्वारा, जिससे प्लांट के विभिन्न भाग को भोजन प्राप्त हो सके। और वो जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं विशेष प्रकार के टिश्यूज होते हैं, जिन्हें वस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। सो जाइलम जो टिश्यूज है, जो ग्रुप ऑफ सेल का बना होता है, उसमें अनेक प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जैसे आपका जाइलम ट्रैकिट्स हो गया, जाइलम वेसल्स हो गया, जाइलम पेरेन्काइमा हो गया, और जाइलम फाइबर हो गया। सो मैंने यहाँ आपसे बात की पेरेन्काइमेटस सेल के बारे में, जो कहाँ पाया जाता है, आपका जाइलम में पाया जाता है, आपका जाइलम। तो जाइलम जो क्या होता है, आपका एक प्रकार का मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और इस टिश्यू में पेरेन्काइमेटस सेल होता है। सो मेरिस्टेमेटिक सेल और पेरेन्काइमेटस सेल, इसमें मेनली जो है आपका प्राइमरी सेल वो आपका पाया जाता है। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें एक प्रकार का फैटी या वसा युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसे स्यूवेरिन कहा जाता है, स्यूवेरिन, स्यूवेरिन, स्यूवेरिन कहा जाता है। तो स्यूवेरिन में आपका सेल वॉल, स्यूवेरिन जो है, इसकी डिपोजिशन देखी गई है सेकेंडरी सेल वॉल में। और वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है, इसमें वाटर जो है प्रवेश नहीं कर सकता है, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू वाटर। सो यू मस्ट रिमेंबर इट, आपको याद रखनी चाहिए कि स्यूवेरिन का डिपोजिशन जो है, संग्रह कहां पाया जाता है, आपका सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है। जो आपका तीसरा जो सेल वॉल जो है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है, ये आपका किससे पाया जाता है, मैच्योर प्लांट सेल में पाया जाता है। आपको याद रखना चाहिए ये कहां पाया जाता है, मैच्योर प्लांट सेल, मैच्योर प्लांट सेल। सो मैच्योर प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है, और इसमें सीवी नामक पदार्थ पाया जाता है। आपका तीसरा जो भाग हो गया वो होता है टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। तो सारी पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में आपका टर्सरी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। या जो जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी जो प्रकार के पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिट्स में टर्सरी सेल वॉल की उपस्थिति पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म, ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म।
तो सीड के कवर के बेसिस पर प्लांट को दो लार्ज ग्रुप में बांटा गया, एंजियोस्पर्म जिसका सीड कवर्ड रहता है, और दूसरे प्रकार के प्लांट होते हैं इनके सीड कवर्ड नहीं रहते, उन्हें जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। तो उसी जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिस में अब क्या पाया जाता है, टर्सरी सेल वॉल पाया जाता है। तो हमने अभी क्या देखा कि प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होता है आपका, मिडिल लेमेला। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेयर होता है वह कहलाता है आपका प्राइमरी सेल वॉल, जो मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक सेल या डिवाइडिंग सेल, जो विभाजित करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, जो हमेशा डिवाइड करते रहती हैं, उनमें, तथा पेरेन्काइमेटस सेल जो होता है उसमें आपका पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है मैच्योर प्लांट सेल में पाया जाता है, आपका परिपक्व प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसमें एक प्रकार के पदार्थ का संग्रह होता है जो वसा युक्त पदार्थ होता है, जिसे सीवरिन कहा जाता है, और यह वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है, जल इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तीसरे प्रकार के मैंने कवरिंग की बात बताई थी, वो होता है टर्सरी सेल वॉल, और टर्सरी सेल वॉल में कहां पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिस में आपका पाया जाता है, और इसमें लिग्निन का भी जो है संग्रह आपका देखा गया है। तो मैं आपको एक संरचना दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बाहरी जो लेयर होता है प्लांट सेल का, वो क्या कहलाता है, मिडिल लेमेला कहलाता है, मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला के बाद आता है प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद का जो आवरण होता है वह होता है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद आपका होता है टर्सरी सेल वॉल, जो केवल कुछ पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल में पाया जाता है। आइए हम देखते हैं। सबसे बाहरी जो लेयर हो गया ये आपका हो गया मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला। सो एक प्लांट से दूसरे प्लांट सेल से जो कांटेक्ट पे रहता है, संपर्क में रहता है, वो किसके द्वारा होता है, मिडिल लेमेला के द्वारा। उसके बाद का जो लेयर हो गया आपका होता है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद आपका जो लेयर होता है वह कहलाता है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे जो इंटरनल जो लेयर होता है, जो केवल ट्रेकिस ऑफ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिस में पाया जाता है, जो एक प्रकार के जाइलम की कोशिका है, उसे कहा जाता है टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। तो इस सारे आपके सेल वॉल के जो है अलग अलग पार्ट है, मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। अब इसके अंदर जो है लिविंग स्ट्रक्चर जो पाया जाता है,
इस लिविंग स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल की तुलना में एक लचीली संरचना होती है, फ्लेक्सिबल संरचना होती है और इसे जीवित संरचना माना जाता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर आपका पाया जाएगा न्यूक्लियस और डिफरेंट प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो सेमी फ्लूइड जो है और ट्रांसलूसेंट अर्ध तरल और जो है अपारदर्शी जो पदार्थ पाया जाता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में मुख्यतः दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, जो नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स के आधार पर कितने झिल्ली के आवरण से घिरा हुआ उसके आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। डबल मेम्ब्रेनस 2 झिल्ली से घिरा हुआ, सिंगल मेम्ब्रेनस 1 झिल्ली से घिरा हुआ और नॉन मेम्ब्रेनस या ए मेम्ब्रेनस जो झिल्ली रहित होता है, जैसे आपका राइबोसोम होता है। और दूसरे प्रकार के जो संरचना स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहा जाता है। जैसे आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन्हें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहा जाता है। तो ये आपका जो तरल जो पदार्थ हो गया, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव्य भी कहा जाता है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस केंद्रक जिसे कहा जाता है। तो सेल में जितने सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उसका जो है लगभग नियंत्रण जो होता है, कंट्रोल जो होता है, न्यूक्लियस के द्वारा होता है।